कर सकते हैं। दीपक जी भी हमारे साथ में है आज। दीपक सिंह जी से बड़ी मुश्किल से समय मिलता है सर, उनकी बहुत बड़ी टीम है। और आज हमारे साथ में वो आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, हो सकता है उनकी दो बातों से आपका जीवन बन जाए। जहाँ गाड़ी अटक रही है वहां पे आप, वो ये बातें आपको आगे बढ़ा देंगी। कई बार जीवन की गाड़ी ऐसी होती है, जैसे आपने कभी गाड़ी को भी कीचड़ में फंसते हुए देखा होगा। तो गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है तो आप खूब एक्सीलेटर देते हैं, लेकिन पहिए वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती गाड़ी। और खूब मेहनत करते हैं और खूब एक्सीलेटर देते हैं और पसीने पसीने हो जाते हैं हम। लेकिन गाड़ी मजा ले कि एक सेकंड, एक इंच भी आगे खसक जाए, क्योंकि पहिए वहीं गोल गोल घूम रहे हैं। और आप कितने भी परेशान हो जाओ, फिर पहिए गोल गोल ही घूमते रहते हैं वहां पे। उस समय क्या करना पड़ता है हमें? उस समय में किसी की मदद की जरूरत होती है। ठीक है, वो मदद ही आपको उस जगह से आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है, आप अकेले नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहां क्या करना होता है, वहां पे हमको किसी का एक धक्का जरूरी है, किसी का सहारा, जिसको ट्रांसपोर्ट की भाषा में टोचन बोलते हैं, है ना, टोचन या धक्का। तो अगर आप थोड़ा सा किसी की मदद लेके उस जगह को छोड़ने में कामयाब हो गए जहाँ पे पहिया गोल गोल घूम रहे थे, और सिर्फ आपको एक इंच ही आगे खसकना है, बस वो, ज्यादा नहीं खसकना है। किसी की मदद चाहिए तो कितनी चाहिए? तो तुम वो बम्बई थोड़ी छोड़ के आएगा टोचन मार के। वो सिर्फ उस जगह से निकलने में आपको आगे मदद कर सकता है। तो वो जगह छूट गई, तो फिर तो आपके पास भी हजारों हॉर्स पावर का इंजन है, आप खुद भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। फिर आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही शक्तिशाली हो। तो हमको वो जो जहां पे गोल गोल पहिए घूम रहे हैं ना, बस उस जगह को छोड़ना है। तो वो टोचन के लिए आज मैंने दीपक जी को बुलाया है। ठीक है, मतलब ये समझो कि दीपक जी ये नहीं कि तुमको मुंबई तक छोड़ के आएंगे तुम्हारे सफर में। वो जगह पे जहाँ तुम, जिन जिन लोगों के गोल गोल पहिए घूम रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके जेन्युइन सवाल जो भी हैं, वो सवाल पे, तो उस जगह को छोड़ने के लिए दीपक जी आज आपकी मदद करेंगे। उनका हेल्प ले लो आप। और अपनी उस जगह पे जहाँ पे आपका डीजल भी फालतू जल रहा है, पसीना भी खूब निकल रहा है, गाड़ी आवाज भी खूब कर रही है, और लोग तमाशा भी देख रहे हैं। सब चीज होती है जब गाड़ी फंसती है तो, है ना। और हम कहीं डिले भी हो रहे हैं, कहीं जहाँ पे माल जाके डिलीवरी करना थी तो वहां पे डिले भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली सारी समस्या आ रही है सिर्फ एक जगह पे, क्योंकि वो जगह पे कीचड़ था। गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुम तो रास्ता समझ के जा रहे थे, लेकिन वहां पे कीचड़ निकल गया, फंस गई गाड़ी। तो ऐसे समय में गोल गोल पहिए घूमने के लिए हमको किसी की मदद की जरूरत है, तो हम दीपक जी की आज मदद लेंगे। तो जिन लोगों को समस्या है वहां पे, वो थोड़ा सा समझ के आगे, थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ा लो, उसके बाद फिर आप अपना सफर व्यवस्थित कर सकते हो। तो ये जो कीचड़ है ना, ये दिमाग में ही कीचड़ आता है, बाकी कहीं नहीं आता है। देखो, आपके अगर शर्ट के ऊपर अगर कोई कीचड़ फेंक दे, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? कोई अगर वन ए टू है बताए, वन ए टू है अगर कोई है यहाँ पे, तो आप बताएं कि दिमाग, आपके शर्ट के ऊपर अगर किसी ने कीचड़ डाल दिया तो आप क्या करते हो? उस कीचड़ के साथ घूमते हो या शर्ट को धो के साफ करते हो पानी से? शिल्पा जी बताइए, क्या करते हो आप अगर आपके? तो साफ साफ करते हैं धो के। साफ करते हैं आप? पर कोई दिमाग पे कीचड़ डाल देता है तो फिर आप क्या करते हैं? उसको साफ करना आपको जरूरी नहीं लगता है, आपको लगता है चलने दो यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में कीचड़ अगर किसी ने डाला है ना, तो उसको साफ करना भी जरूरी है सर, और उसको ज्यादा जरूरी है आपकी शर्ट से ज्यादा। क्योंकि शर्ट का कीचड़ जो है आपकी थोड़ी छवि खराब कर रहा है, लेकिन दिमाग का कीचड़ जो है ना, वो आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है। वो इतना खराब कर सकता है कि आप खुद ही पंखे पर फंदा लगा के लटक सकते हो, इतना भी खराब कर सकता है जीवन। क्योंकि दिमाग में कीचड़ डाल दिया किसी ने। और हम शरीर के ऊपर के कीचड़ को निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन मन में किसी ने कीचड़ डाल दिया तो उसको निकालने में हमारा ध्यान नहीं है। जबकि मन की गंदगी दूर करने के लिए हमको व्यवस्थित विचार भी डालने पड़ते हैं। और ऐसा है सर, कहा जाता है कि विचार बनाए जीवन, तो गलत विचार तो आपके मन में अपने आप ही आ जाते हैं। उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अच्छे विचारों को लाना पड़ता है, रोपना पड़ता है ना। किसान जब गेहूं खेती वो करता है तो वो गेहूं बोता है, खरपतवार अपने आप आती है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। तो बुरे विचार अपने आप ही आते हैं, अच्छे विचारों के लिए आपको उसकी खेती करनी पड़ती है। तो आप अच्छे विचार की खेती के लिए ही सुबह सेशंस में आते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप सब लोगों का प्यार, मनोज भाई का मेरे ऊपर विश्वास,
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि नैजिक में पैसा तो मिल ही रहा है, सम्मान बहुत मिल रहा है भाई। एकदम भर भर के मिल रहा है, और इस सम्मान के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो मनोज बड़ा भाई, मनोज भाई मेरे, वैसे तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मनोज जी से मैं ना बहुत कुछ सीखता हूँ। और मनोज जी आइडियल है मेरे। इसके बावजूद अगर उनको लगता है कि दीपक सिंह में कुछ है, बुलाया जाए, तो ये मेरा सौभाग्य है। आपकी टीम मैं दूर से वॉच कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और हमेशा क्या होता है ना, और अच्छे के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वैसे आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ऐसे ऐसे ताली अपने लिए पीठ ठोक लेना, ठीक है? आप लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अच्छा करने के लिए कोशिश रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हंग्री लोग हैं, हमेशा भूखे रहेंगे। आगे बढ़ना है तो भूख बहुत जरूरी होती है। तो तब जब तक आपका क्वेश्चन आता है तब तक मैं कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि कैंगन बिजनेस जो है ना, ये बिल्कुल सिंपल बिजनेस है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ हमेशा अपने सेमिनार्स में, इवेंट्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, आरटीपीज में, कि इससे अच्छा कोई और आसान बिजनेस है तो मुझे बताओ, मैं आज रिजाइन मारने के लिए तैयार हूँ इन्हें जी। ठीक है, ये मेरा चैलेंज होता है। तो इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं सर। अगर यहाँ पे भी आप अगर कामयाब नहीं हो रहे हैं ना, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना लाइफ में, एवरेज लाइफ जीने के लिए। पत्नी को बोल देना कि यार मेरे से नहीं होगा अमीर वमीर बनना, तो भी कॉम्प्रोमाइज कर ले। और पत्नी अगर कैंगन कर रही है तो पति को समझा दे, बच्चों को समझा दे कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओ, मेरे से नहीं होगा। मेरा मानना है सर, मानना नहीं, मैं जानता हूँ और पूरे रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इनएजिक से आसान कोई बिजनेस नहीं है, पूरी दुनिया में। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कोई बहुत बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं हो, बहुत बड़ा पैसा नहीं हो कि बड़ा व्यापार खड़ा कर सके, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं हो। इन तीन चीजों में से कुछ भी आपके पास है तो आपको कैंगन करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं और से भी अमीर बन सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो कि आप गूगल के सुंदर पीछे ही बन जाए, और या तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माँ बाप का पैसा हो कि आप दो चार बार बर्बाद भी करें तो कोई फर्क ना पड़े आपके परिवार में, तो आपके पास दूसरे विकल्प है, वरना आपको कैंगन ही करना पड़ेगा, कैंगन ही करना चाहिए आप। ठीक है? तो ये तो हुई एक ट्रेडिशनल बिजनेस से नेटवर्क मार्केटिंग की बात, कि नेटवर्क मार्केटिंग किस किन को करना चाहिए। तो मैं अपनी बात बताऊं सर, मैं अपने तीन भाइयों में, पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे ऐसा कुछ विचार दिया कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसों को लेकर मुझे कुछ बड़ा करना है, ये विचार भगवान का दिया हुआ है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों भाई आज भी इतने संतुष्ट है ना, वो साधु हैं, वो भी सुखी हैं। मैं उनके लाइफ को कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो भी अच्छे हैं, संतुष्ट हैं। बट मेरे दिमाग में भगवान ने ये विचार दिया कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। तो 1995 में जब मैंने ना होश संभाला, तो मुझे लगा, क्योंकि देखा, जो आदमी एक्सपीरियंस करता है ना उतना ही सोच पाता है, तो मेरे को लगा जॉब करना पड़ेगा। तो मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट किया 1995 में। और 7 साल तक पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस कंपनी में सर मेरा रिकॉर्ड रहा है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। मैं जॉब में भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, एक भी छुट्टी नहीं। 7 इयर्स, बिलीव कर सकते हैं? एक भी छुट्टी नहीं ली थी। लेकिन 7 सालों तक पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद मुझे एक बात समझ में आया कि अपर लिमिट में टच कर गया हूं, अब ये सीलिंग है, अब इसके ऊपर मैं और पैसा यहां से नहीं कमा सकता हूँ। क्योंकि मेरे जो मैनेजर्स थे और मेरे जो सीनियर्स थे वो 20 साल से थे, वहां तक मैं पहुंच गया। तो लगा अब इसके ऊपर तो जाऊंगा नहीं। तब मैंने सोचना शुरू किया, क्योंकि मैं भूखा आदमी था, मुझे चाहिए था पैसा लाइफ में। तो मुझे लगा क्या करेंगे। तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। तो मैंने बिजनेस ट्राई किया,
अब बिजनेस के लिए मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था। जॉब में मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, तो जॉब मुझे सुंदर पिचई तो बन नहीं सकता था। जॉब में भी लोग अमीर बनते हैं, ठीक है, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होता है। तो जॉब में भी कुछ लोग बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जितना हम आप शायद इनेजिक में भी नहीं कमा पाएंगे, उतना उनकी सैलरी है साल की। सुना होगा आपने ओरेकल का कोई, वो मैनेजमेंट में है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, बहुत सारी एफएमसीजी की कंपनी है, जिसका जो इंडिया हेड है या वर्ल्ड का हेड है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में बड़ा कम होता है। हजारों में एक लोगों को वो जॉब मिलता है, लाखों में एक को वो जॉब मिलता है। ठीक है, तो अगर आप उतने टैलेंटेड हैं और उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके पास अगर एजुकेशन है, तो वहां भी दरवाजे खुले हुए हैं आपके साथ। मेरे साथ नहीं था, तो मुझे विकल्प ढूंढना पड़ा। जब बिजनेस में मैं आया, तो जहां पे जॉब किया था ना, उसी से रिलेटेड बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। और 3 साल तक जॉब करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये तो जॉब से भी खराब है, क्योंकि पैसे नहीं थे मेरे पास। और छोटी पूंजी से कोई व्यापार करना जॉब से भी खराब होता है सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो फिर मैं तलाश में लग गया कि अब क्या करें। तो सन 2000 में मेरा परिचय हुआ। सन 2002 में मैंने स्टार्ट किया था। परिचय मेरा सन 2000 में हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट से। ठीक है, तो मैं हमेशा कंसेप्ट की बात करता हूं कि ये एक नई विचारधारा है, जहां पे हम एक अलग तरीके से बिजनेस करते हैं। आज भी कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करते हैं, लेकिन इमेजिक करना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना इनेजिक में भी, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को, इसकी आत्मा को एक बार छूना पड़ेगा। क्योंकि नफरत से आप कोई बड़ा व्यापार नहीं खड़ा कर सकते, प्यार से ही हो सकता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मुझे कई कंपनियां बदलनी पड़ी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, गलत सिलेक्शन हो जा रहा था बार बार। लेकिन मैं चूंकि कंसेप्ट से जुड़ गया था, विचारधारा से जुड़ गया था, इसलिए मैंने ये तय कर लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही करना है मुझे, चाहे एक बार में हो, 2 बार में हो, या 4 बार में हो। जैसे आपने देखा होगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, कि कई पॉलिटिकल पार्टी में ना, जैसे एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, और भी पार्टीज हैं। अगर नेशनल पार्टीज की बात करें तो 2 बड़ी पार्टी है। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है। हम दोनों में से किसी को गलत नहीं बोल सकते अगर हम बायस्ड नहीं हो। ठीक है, एक की अपनी विचारधारा है, दूसरे की अपनी विचारधारा है। आपने कुछ ऐसे नेता देखे होंगे कि कांग्रेस अगर अगले 100 सालों तक भी सत्ता में ना आए, तो भी वो कांग्रेसी ही बने रहेंगे, क्योंकि वो विचारधारा से जुड़े हुए। और कई बीजेपी के भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जो अगले 100 सालों तक उनको कोई सत्ता ना मिले, तो भी वो बीजेपी की में ही बने रहेंगे। ऐसे लोगों को बोला जाता है कोर कोर पीपल होते हैं। ठीक है, कोर पीपल मतलब ये विचारधारा से जुड़े हुए। और कुछ ऐसे नेता भी आपको दिखते होंगे, वो मौसम वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं, जिस पार्टी की सत्ता बनने वाली है ना, उसमें घुस जाते हैं। ऐसे भी नेता होते हैं। तो मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ इंसान। सबसे पहले तो ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मेरे सामने कोई एनर्जी की तारीफ करे और नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करे, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो रिएक्ट कर जाता था, अब रिस्पॉन्ड करता हूँ, जब से थोड़ा समझदार हो गया। लेकिन मेरा काम ही यही होता है कि एक ऐसे विचारधारा का इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करता हो, उसको मोहब्बत करने वाला बना देना, ये मेरा असली काम है। प्रोडक्ट बेचना मेरा असली काम नहीं है, क्योंकि मैंने ना इसकी आत्मा को टच किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं इस टॉपिक पे भी ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। लेकिन 2 दिन का टाइम रखा है मनोज भाई ने, तो खूब आराम से बात किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनेजिक में भी जब आया ना मैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इनेजिक का प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, तो मैं खरीद तो लेता सर शायद, लेकिन मैं बेचता नहीं। मेरे साथ कितने लोग हैं कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, तो हम बेचने में हिस्सा नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं, वेरी गुड। अरे सर, खरीदने में भी जोर हो जाता।
ये बना ही हमारे लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोडक्ट। अमीरों ने कहा लिया अभी तक। ये पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो पहले मिडिल क्लास में घुसा, उसके बाद अपर में जा रहा है। नहीं तो हमेशा नॉर्मली क्या होता है कि सारे प्रोडक्ट अपर में जाते हैं, उसके बाद मिडिल में आते हैं, फिर लोअर में जाते हैं। सही बात है। तो मैं ना आज आज भी आज दीपक जी आप ही पूरा कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन जो है अपन कल लेंगे सर, है चलिए ना? ठीक है। क्या वैल्यूबल कुछ दीजिए सर। सर सर आपने भी जो नेटवर्क मार्केटिंग की बातें करी ना, दिल से जुड़ने वाली, वो इतनी गजब की। और एक आपने जो बात बोली थी कि इस कंसेप्ट को समझे, इसकी इसकी गहराई को समझे, वो बहुत ही गजब की बात है। हाँ, थैंक तो यू सर। मनोज भाई ने अलाउ किया है तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। कई लोगों को ये समझ ही नहीं है। वो पहली बार आए हैं और इसलिए आए हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर। खाली प्रोडक्ट से जुड़ के आप बड़ा काम नहीं कर सकते। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर सकते। तो चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैंने जो पूछा आपसे, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी टीम में भी, मनोज भाई की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इस जूम मीटिंग में आए ही नहीं है। भाई यहाँ तो वही आया है ना जिसको बिजनेस से लेना देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद था कि सब लोग हैंड रेज करेंगे और किया भी लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ तो वही बैठे हैं ना जिनको जिनको बिजनेस से मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में जाता हूँ कि मैंने क्या देखा इस इंडस्ट्री में, मुझे क्या दिखा इस इंडस्ट्री में। और जब मैं एक बार जुड़ गया तो कई दुर्घटनाएं मेरे साथ हुई। कई बार मेरा फेस वैल्यू खराब हुआ गलत डिसीजन की वजह से। कई बार मुझे कंपनी बदलनी पड़ी, मतलब दोबारा से मेहनत करना। ठीक है, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। इसका सीधा सा रीजन यही है कि मैं इसको गहराई से समझता हूँ। लोग गलत हो सकते हैं, कोई अपलाइन गलत हो सकता है, कोई डाउनलाइन गलत हो सकता है, कोई कंपनी गलत हो सकती है, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत बड़ा है। ये विचारधारा गलत नहीं हो सकती। देखिए, बहुत सालों पहले ना, आपने देखा होगा इतिहास में हमेशा कभी ना कोई आंदोलन होता रहता है। और वो आंदोलन तभी होता है, और आंदोलन हमेशा नीचे से उठता है सर। ऊपर वाले तो हमेशा मलाई मारते हैं, आंदोलन क्यों करेंगे। आंदोलन हमेशा जमीन से उठता है, गरीब लोगों से। जब उनको बहुत ज्यादा सताया जाने लग जाता है, कोई भी चीज की जब चरम सीमा जाती है ना, तो फिर वहां से एक आंदोलन बनता है। तो आपने देखा होगा कि एक समय में छुआछूत की बीमारी थी हमारे समाज में। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था बहुत सारे लोगों को। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन उठा और उसके नेता बने महात्मा गांधी जी। इसीलिए उनको बापू बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने देश के लिए सोचा कि नहीं, ये गलत है, छुआछूत जात पात नहीं होना चाहिए। तो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उस पे उन्होंने। और आज आप देख रहे होंगे कि उस तरह से छुआछूत और जात पात नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे समाज में ना कुरीतियां होती हैं। जैसे अभी एक बहुत बड़ी कुरीति कुरीति क्या चल रही है, वो है असमानता की। ऐसा सिस्टम बनाया जा चुका है हमारे समाज में कि जो अमीर है और अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है या मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास धीरे धीरे खिसक के गरीब बनता जा रहा है। एकदम पुअर, इतना पुअर हो जाएगा, हो चुका है कि खाने को दिक्कत आ जा रही है। क्या ऐसा होना चाहिए? भाई, कोई भी इंसान है, कम से कम उसको रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाए। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर। लेकिन देश हमारा बहुत बड़ा है, मैं राजनेताओं को कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो कोशिश भी कर रहे हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं। तो देश और समाज जो है ना, और सरकारें सिर्फ कोई बॉडी नहीं है, हम सब से सरकार बनती है। तो हम सब अगर प्रयास करेंगे किसी चीज को ठीक करने का, तभी वो ठीक हो सकता है। अकेला कोई नेता ठीक नहीं कर सकता है, और सारे एमपी और विधायक मिलकर भी नहीं कर सकते। लेकिन पूरी देश की जनता, जैसे सफाई का मामला अगर करें कि देश हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। आप लोग इंदौर के वासी हैं, इंदौर सबसे साफ शहर है। तो इंदौर के लोग जागरूक हुए हैं ना, इसीलिए सफाई हो पाई है। अगर हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के भरोसे बैठे रहेंगे और हम कूड़ा डालते रहेंगे, तो कभी भी बड़ा काम नहीं होगा। तो एक ये जो
फाइनेंशियल इंडिफरेंस है, ये इस तरीके से गैप बढ़ता जा रहा है कि कई कंट्री में आंदोलन का रूप ले चुका है ये, कि गरीब लोग अमीर लोगों को लूट ले रहे हैं। सुना है कभी न्यूज में आपने? ऐसा कई कंट्री में, इंडोनेशिया का न्यूज भी आया था कि इतनी असमानता बढ़ गई अमीर और गरीब में कि गरीब जो है वो सब इकट्ठे हो गए और अमीरों को लूटने लगे। ये स्थिति कई कंट्री में बन रही है। और इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना तो हमारी पॉलिसीज है, सरकार की जो पॉलिसीज है। क्योंकि अभी देखो हमारे यहाँ मान लो बीजेपी बहुत अच्छा काम भी कर रही है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं आपको बता दूं सर, मैं बड़ा उदासीन हूँ इस मामले में, आप लोगों को सुन के अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं पॉलिटिकल पार्टीज को वॉच करता हूँ। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं ये अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ, गलत है, बट मैं थोड़ा अपने फोकस पे लगा हुआ हूँ कि मुझे लाइफ में जहां पहुंचना है पहले वहां पहुंचो, फिर देखा जाएगा, फिर समाज की सेवा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैस्लो का ना एक नियम मुझे बार बार बहुत अपील करता है, आप लोग याद नोट कर सकते हैं, मैस्लो का नीड्स ऑफ हायरार्की आप गूगल कीजिएगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रूवन सब्जेक्ट है कि इंसान की सबसे पहली जो जरूरत होती है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, जब तक आपका फिजियोलॉजिकल नीड पूरा नहीं होगा, आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आएगा ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कभी देखा है भूखे आदमी को इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हुए? उसको समझ में नहीं आएगा, बोलेगा खाने को है नहीं, अब सुरक्षा की कौन बात करे। लेकिन जैसे ही आपका रोटी कपड़ा मकान पूरा होता है ना, तब आप सुरक्षा के की खोज करते हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा, बीमार पड़ गया तो क्या होगा, तो तरह तरह की पॉलिसीज हम लोग लेना शुरू करते हैं। जब आपका फिजियोलॉजिकल नीड और आपका सिक्योरिटी का नीड पूरा हो जाता है, तब आप ढूंढने लगते हैं हैप्पीनेस। ठीक है, जॉय। तब आपको अपनी फैमिली याद आएगी, तब आपको अपने बच्चे याद आएंगे, अपने फ्रेंड्स याद आने लगेंगे कि यार अब पैसा तो हो गया, खा पी भी अच्छा रहो, सुरक्षित भी हो गया, तो चल अब ढूंढने लगेंगे आप। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप भी अलग नहीं हो सकते, ये मैस्लो का पूरा रिसर्च है। ठीक है, और जब ये तीन पूरा हो जाता है ना, तब आप थोड़े थोड़े सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ढूंढने में लग जाते हैं कि मैं धरती पे क्यों आया हूं। और फिर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी स्पिरिचुअल बाबा लोग हैं, वहां पे सबसे बड़ा दान वही लोग कर रहे हैं जो बड़े लोग हैं। गरीब आदमी जल्दी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता है। तो आज अगर मैं भूखे पेट चाहूंगा भी ना कि समाज सेवा करूं, जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं खुद से, और मैं अगर समाज सेवा के लिए राजनीति में जाऊंगा तो मैं करप्शन करूंगा। जब तक मेरा पेट भरा नहीं हुआ है तब तक मैं करप्शन ही करने वाला हूं। अगर मैं चला भी गया किसी समाज सेवा में या किसी पार्टी में, किसी एनजीओ में, आपने सुना होगा कुछ एनजीओ चोरी कर रही हैं, राजनेता भ्रष्ट है। कौन से भ्रष्ट है? पेट नहीं भरा है बेचारे का। और कई आदतन भी होते हैं अपराधी, उनकी बात छोड़ देते हैं, मैं उनकी बात एक्सेप्शंस को नहीं ले रहा हूं, कई आदतन भी वो होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब तक किसी का पेट भरा नहीं हुआ है उसको सुरक्षा की नीड समझ में नहीं आती है। तो ये नीड्स की हायरार्की है, ठीक है, ह्यूमन नीड्स की। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा था कि जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कई लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, या कोई वैसा इंसान उसको मिल गया जो जिसने उसका इंटरेस्ट जगा दिया। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट जगा था सर दो किताबें पढ़ के, और इसलिए मैं आज भी वही दो किताब रिकमेंड करता हूं सबको कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा को छूना चाहते हैं तो आपको पहला पढ़ना चाहिए सवाल ही जवाब है, और दूसरा पढ़ना चाहिए बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी। इसके बाद बहुत सारी किताबें हैं। एक और किताब जिसने मुझे बहुत अपील किया था, वो किताब है आपकी कॉपी कैट मार्केटिंग। कॉपी कैट मार्केटिंग, ठीक है। तो मैं जब आया ना इस इंडस्ट्री में तो मैं बुक्स पढ़ के आया था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और बुक्स में क्या होता है कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होता है ये बताया नहीं जाता। तो मेरे साथ
पहली कंपनी में दुर्घटना, दूसरी कंपनी में दुर्घटना, कई दुर्घटनाएं हुई, बट उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर उस समय मैं अमीर बन जाता पहली कंपनी में, तो शायद मैं पैसों को संभाल नहीं पाता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात देखा है मैंने कि ये आपको पैसा और सम्मान इतना भर भर के देता है ना, जब ये देने लगता है, एक टाइम जब आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना शुरू होता है, 4, 8, 16, जैसे अभी कंपनी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, अचानक पता लगेगा 12,000 मशीन बिक रहा है, अचानक पता लगेगा 50,000 मशीन बिकने लगा महीने में, ठीक है। अब वो विस्फोटक स्थिति में आ रही है कंपनी और कुछ बड़े लीडर्स, और अब मेरा भी एक्सपेंशन बहुत फास्ट होने लगा है। जब से 4,500 क्रॉस हुआ है मनोज भाई सेल, तो अब एक्सपेंशन बहुत फास्ट होना शुरू हुआ है, पता लग रहा है आपको, मतलब धड़ाधड़ बिकना शुरू हो। तो वो एक्सपेंशन मोड में जब ये जाता है ना, तो आपको इतना पैसा आता है और इतना सम्मान आपको मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। कई लोग इगोइस्ट हो जाते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग सम्मान के चलते भी पागल हो जाते हैं। इतना सम्मान मिलता है कि वो संभाल नहीं पाते हैं, ईगो आ जाता है। तो मुझे ना अच्छा लगता है कि भगवान ने मेरे को पहले मैच्योर किया, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, फिर मैच्योर हुआ, तब इनेजिक मिला। और इनेजिक भी जब मिला तो करीब करीब मैं 42 साल का था, अभी 48 साल का हो गया हूँ। और 6 साल लगाया भगवान ने मुझे डेस्त्री जाने में, अभी जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी भगवान की मर्जी है। अच्छा, मैच्योर होकर डेस्त्री जा रहा हूँ ना, मैच्योर होके जाऊंगा तो संभाल पाऊंगा, जो इज्जत मिलेगा, जो पैसा मिलेगा। वरना लोग संभाल नहीं पाते हैं, कई बार बर्बाद कर देते हैं पैसा। सबसे ज्यादा नेटवर्कर की गाड़ियां बिकती हैं दिल्ली में। ये बात इंदौर के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं सर, हाँ क्योंकि उन्होंने बर्बाद होते भी देखा है लोगों हाँ को, देश में। हाँ सही बात है। ये आप लोगों ने तो इनेजिक में भी बर्बाद होते देखा है। क्योंकि ना, जब जब देखो, बिना प्रयास के कोई चीज आपको मिल जाएगा ना, तो आप उसकी कदर नहीं करते हो। बिना प्रयास के कई लोग सफल हो जाते हैं सर, ये इंडस्ट्री ऐसी है, कई लोग हो जाते हैं। इसमें उनका पोजिशनिंग एंड टाइमिंग कई बार काम कर जाता है, राइट टाइम पे एंट्री और ठीक टाइम पे पोजिशनिंग हो गई, तो कई लोग निकल जाते हैं। बट ऐसे लोग अपनी सफलता को संभाल नहीं पाते और वो एरोगेंट हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, और घमंड भगवान का भोजन है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे, नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुत सालों पहले जब ये समझ में आने लगा कुछ लोगों को कि ये जो असमानता है पैसों को लेकर, इतना बड़ा इसका गैप बढ़ता जा रहा है कि एक दिन आएगा कि ये आंदोलन में कन्वर्ट हो सकता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आई कि भाई, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, आपके आपके घर तक सर कोई भी सामान पहुंचता है, तो बीच में कुछ लोग होते हैं ना, फैक्ट्री और आपके बीच में कुछ लोग होते हैं, बड़ी बेसिक बात है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में, जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसमें भाग लेने का हक उन्हीं को है जो पैसे वाले हैं और जो जोखिम ले सकते हैं। तो अगर सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग में ही सबसे बड़ा पैसा है। प्रोडक्शन में भी उतना बड़ा पैसा नहीं है, प्रोडक्शन में बहुत लो मार्जिन पे काम करना होता है। और लास्ट में आप कंज्यूमर हैं, हम सब कंज्यूमर हैं सर, हम सारे सामान तो नहीं बना सकते ना। और आज की लाइफ में हम लोग बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक 500 प्रकार के प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है। आज कंज्यूमर इकोनॉमी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी जरूरतें बड़ी कम थी, रोटी कपड़ा मकान, दैट्स ऑल। लेकिन आज जरूरतें इतनी बढ़ गई हैं, मतलब नहाने का ही आइटम देखेंगे ना तो 50 आइटम हो गया घर में। पहले एक हुआ करता था साबुन, साबुन के पहले भी हम लोग मिट्टी से नहा लेते थे और बड़े स्वस्थ रहते थे। लेकिन साबुन आने के बाद देखो, शैम्पू आया, कंडीशनर आया, बिफोर सेव आया, तो आफ्टर सेव आया, पता नहीं क्या क्या। खाली ग्रूमिंग का अगर प्रोडक्ट देखो, कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट देखो, तो 50 आइटम हो गए। तो स्वाभाविक है कि जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है और उसकी कॉस्टिंग होती है।
और आप तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है। एग्री है सर? ये करना पड़ता है। तो किसी को ये बात समझ में आई उस जमाने में कि अगर ऐसा हो जाए कि हर इंसान जो कंज्यूमर है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिले, तो ये जो डिफरेंसेस हैं इनकम के वो कम किए जा सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को मैं एक आंदोलन कहता हूं सर। ये कोई व्यापार नहीं है, ये एक आंदोलन है। ठीक है? और ये आंदोलन अभी इंडिया में बहुत छोटे लेवल पे है। कंपेयर करेंगे ना आप परसेंटेज में कि अमेरिका में 5% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और इंडिया में 0.001% लोग करते हैं अभी तक। एक टाइम आएगा 5% में भी जाएगा, 10% में भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही है, हम लोग अमेरिका का अनुसरण करते जा रहे हैं, तो हमारे खर्चे इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि जॉब करते हुए लोग परेशान हैं, बिजनेस करते हुए डिस्टर्ब हैं, फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है, खर्चे नहीं चल पा रहे हैं सर। महंगाई इस तरह से बढ़ती जा रही है और महंगाई के साथ साथ जरूरत ऐसी बढ़ रही है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में हाथ आजमाना ही पड़ेगा सर, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बात अमेरिका और यूरोप में समझ में आ गया है, यहाँ भी आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब कोई नया सिस्टम आता है ना आपके समाज में, तो कुछ लालची लोग और कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग उसमें जल्दी एंटर होते हैं। और वही हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। चूंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं था, सरकार का ध्यान ही नहीं था इस ओर, ये भी क्या चीज है, ये कौन सी बला है। तो उसमें हुआ क्या कि शुरू में कुछ गलत लोग आए और गलत कंपनियां खोल खोल के लोगों को गलत गलत समझा समझो के उल्टा सीधा मनी रोटेशन बहुत कुछ हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम। अब आम आदमी को तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग और ये सही क्या है गलत क्या है कोई परिभाषा थी ही नहीं उसके पास, तो वो गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो गया। और उसकी वजह से एक बहुत बड़े वर्ग के दिमाग में ये बात सेट हो गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग फालतू का काम। अभी भी आप देख रहे हैं लॉ बन गया, गाइडलाइंस बन गई, फिर भी अभी 90% से भी ज्यादा जो कंपनियां हैं ना वो नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा में फिट ही नहीं बैठती हैं। लेकिन आम आदमी को क्या समझ में आता है, जहां भी किसी को ज्वाइन कराना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि एजुकेशन की कमी है, शिक्षा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। तो ये कैसे बना इस पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। फ्रेंचाइजी सिस्टम हम सब लोग समझते हैं, दुनिया में ना फ्रेंचाइजी सिस्टम एक सफल मॉडल माना जाता है। आज भी आपके पास पैसा हो, किसी भी आदमी से आप पूछ के देखना, जो यहाँ बैठे हैं उनसे नहीं, आप मार्केट में जाते हो किसी से पूछ के देखना कि सर अगर आपके पास पैसा हो तो किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी आप लेना चाहेंगे। एग्जाम्पल देना उनको केएफसी का, बाटा का, या किसी कपड़े का, जूते का, कॉस्मेटिक्स का। तो आजकल तो हर चीज, किसी स्कूल का फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे आप? हर आदमी बोलेगा हाँ जी, पैसा होगा तो लेना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हो किडजी का स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, फ्रेंचाइजी लिया है ना उन्होंने। ठीक है, पूछ के देखना, सब लोग बोलेंगे हाँ लेना चाहता हूं। तो अब वो क्यों लेना चाहेंगे, कब लेना चाहेंगे? जब पैसा होगा। अब हर आदमी के पास तो 1 करोड़ 2 करोड़ लगाने के लिए नहीं है कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ले। इसीलिए वहां पे असमानता बढ़ती है, क्योंकि पैसे वाले लोग और अमीर बनेंगे और गरीब लोग मौका चूक जाएंगे, उनके पास मौका ही नहीं होगा। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम में अगर कुछ बातें निकाल दी जाए तो दुनिया का अजूबा है सर। फ्रेंचाइजी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। एक तो पहली बात कि बहुत बड़ा कैपिटल आपको लगाना पड़ता है, जो हर आदमी नहीं लगा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आप अगर मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे ना, तो आप अपने एक एरिया में सीमित हो जाओगे, आप इतनी दूर तक ही मैं बेच सकता हूं। तो एरिया का रेस्ट्रिक्शन होता है वहां पे। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि आप कभी भी किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते हो। अगर आपका कोई मित्र है आपके बगल के शहर में फ्रेंचाइजी लेना चाहता है मैकडोनल्ड्स की, तो उसको डायरेक्ट कंपनी से लेना पड़ेगा, आप नहीं दे सकते हो, और उसकी सेल से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये 3 बेसिक समस्या है फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर।
जिसकी वजह से एक फ्रेंचाइजी जो लेता है वो एक सीमित बिजनेसमैन बन जाता है, और जो फ्रेंचाइजर है उसके लिए असीमित संभावनाएं होती है उसके लिए। इसलिए जो फ्रेंचाइजर है वो बड़ा बनता जाता है, और फ्रेंचाइजी जो है वहीं का वहीं छोटा बिजनेसमैन बन के रह जाता है, क्योंकि एरिया का भी रेस्ट्रिक्शन है, पूंजी बड़ा लगाना है, और किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता है। ये 3 बेसिक समस्या है। तो किसी के दिमाग में आया कि अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे पूंजी नहीं लगाना पड़े, फ्रेंचाइजी लेने के लिए कोई भी ले सकता हो, और एरिया का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, और उसको ये पावर मिल जाए कि वो भी किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी सर। फिर जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है वो कितना पावरफुल सिस्टम बन सकता है। तो ये बात आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है सर। आम आदमी को लग रहा है मशीन बेचना है। नहीं भैया, फ्रेंचाइजी बेचना है। आज मैकडोनल्ड सर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी कंपनी मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि वो फ्रेंच फ्राई बेच के अमीर नहीं बना है, फ्रेंचाइजी बेच के अमीर बना है। आज हमारे सोसाइटी, आज हमारी टीम में मैं देखता हूं, मैं दिन रात यही लोगों को समझाता हूं कि भैया आप फ्रेंच फ्राई बेच के अमीर नहीं बनोगे, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो। कई लोग तो डर के मारे प्लान ही नहीं दिखाते कि सर वो बहुत नेगेटिव आदमी प्लान दिखाएंगे भाग जाएगा। मैं कहा भागने दे भाई, चाहिए ही नहीं वैसा आदमी जो भागेगा। या तो उसको समझाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग, और नहीं समझा पाए तो छोड़ देंगे, लेकिन अपनी टीम में लेके हेडेक क्यों करना है मशीन बेच के, उसकी क्लीनिंग करते रहेंगे बैठ के। तो मैं, जो लोग भी सर मशीन बेच रहे हैं ना और बीमार लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में लगे रहो, ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेंचाइजी आपके पास है सर जहां ना पैसा बड़ा लगना है, न ना आपको एरिया का कोई रेस्ट्रिक्शन है, आप दूसरों को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हो। और इससे भी बड़ी बात कि आप अपने हिसाब से जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकते हो। कोई ग्लोबल बिजनेस है हमारा, और इतने बड़े बिजनेस को लेके, और हम तंबू लगा के बैठे हैं कैंसर हॉस्पिटल के बाहर कि कैंसर पेशेंट को हम मशीन बेचेंगे। बड़ा काम उससे नहीं होगा सर। बड़ा काम होगा फ्रेंचाइजी ऑनर ढूंढने में। और उसके लिए सबसे पहले सर आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर आपका विश्वास नहीं है ना, तो जैसे ही पूछेगा ये नेटवर्किंग है क्या, आप डर के भाग जाएंगे। मेरे से सर स्टार्टिंग से किसी ने पूछा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो मैं एक लाइन में बोलता हूँ सर ओरिजिनल वाला है, यही वाला है, एकदम ओरिजिनल वाला है ये, ठीक है। डुप्लीकेट से परिचय हुआ हो तो एक बार मेरे साथ बैठो। तो ये जो विश्वास है ना सर, ये मुझे बहुत निश्चिंत होकर मैं रात को सोता हूँ, क्योंकि आज मेरा नेटवर्क 4,500 लोगों का है। 4,500 लोग, मैं इस काम में अब लगा हुआ हूं कि एक एक मशीन मेरा आदमी बेचेगा तो 4,500 मशीन एक महीने में बिक सकता है, ठीक है सर। ये पावर है इस बिजनेस का। और आज मैं पिछले 3 साल से सर, मैं हमेशा, चूंकि मैं पूरी गहराई से समझता हूँ इस इंडस्ट्री को, इसलिए मैं कभी ज्यादा दौड़ भाग नहीं करता हूँ। आप देखेंगे मेरे चेहरे पे हमेशा निश्चिंता रहेगी। मुझे -3 -4 जाने की भी कोई हड़बड़ी नहीं है। एकदम नेचुरल ग्रोथ में मैं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने को फ्रीडम देना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा कम ज्यादा आ जाए, फ्रीडम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इस इंडस्ट्री में आया ही हूँ फ्रीडम के लिए। मैंने आज तक किसी डाउनलाइन की भी गुलामी नहीं की है। कई लोग डाउनलाइन की भी गुलामी करते हैं। अबे तू जुड़ जा, मैं तेरे नीचे डाल दूंगा, तो गुलामी पहले ही साइन कर रहे हो ना। अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि तू जल्दी आ जा, तेरे नीचे मैं डाल दूंगा, तो आप तो गुलामी कर रहे हो। मैंने कभी अपलाइन की गुलामी नहीं की। हाँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, अपनी बातें रखता हूँ, ठीक है। वो भी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का। कोई भी ऊपर में बैठा है तो सबकी पूजा करना जरूरी नहीं है। हमेशा एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करो सर। मैं आज बहुत सारी बातें करूंगा, हो सकता है कि कुछ बातों से अगर आपको मनोज भाई डिफर करते हो तो आपको मनोज भाई की बात मानना है, मेरी बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मनोज भाई आपको ज्यादा जानते हैं। या आपका जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो भी 6 एंड अबव है, वो आपको ज्यादा समझता है, आपके सिचुएशंस को ज्यादा समझता है।
तो ये डिस्क्लेमर नोट कर लेना सर बहुत ध्यान से, कि हो सकता है मेरी कुछ बातें डिफर भी करें, तो उस बात को आपको नहीं मानना। आपको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लायंस से चेक करना है कि क्या ये माना जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, और नहीं तो नहीं करना। जब आप किसी बिजनेस की आत्मा से जुड़ जाते हैं ना, आत्मा से, तब आप फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, तब आप प्रोडक्ट में फंसे हुए नहीं रह सकते। तो हमारा जो बिजनेस है ना सर, ये सच बता रहा हूं आप लोगों को, फिर से कई लोगों को सुनने में बड़ा खराब लगेगा, कई लोग जो नफरत करने वाले लोग हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग से, जो बेचारे अज्ञानी हैं, मैं उनको कोई दोष भी नहीं देता हूं, जो लोग नफरत करते हैं वो अज्ञानी है, उनको जानकारी नहीं कि ये इंडस्ट्री क्या है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा देख लिया है ऊपर से और उनको लग रहा है खराब चीज है, वो अंदर घुसे ही नहीं, या उनका परिचय गलत चीजों से हो गया, गलत लोगों से हो गया है, तो उनका कोई कसूर भी नहीं है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, तब आपको समझ में आता है कि ये इंडस्ट्री क्या है। यही एक इंडस्ट्री है सर जो पूरी दुनिया से ताकत रखती है बेरोजगारी खत्म करने में। ये आज न कर हमारे नेताओं को समझ में आएगा। यही एक इंडस्ट्री है सर जो किसी भी इंसान को, अगर वो मेहनती है, ईमानदार है, उसमें लगन है, उसमें भूख है, तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर का हो, गरीब हो, अमीर हो, भारत का हो, कहीं का हो, पूरी दुनिया को एक समान अवसर देने वाली मात्र और मात्र एक इंडस्ट्री है सर, जहां किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री सर कोई आरक्षण नहीं करती है। अगर आपके अंदर भूख है और आप सीखने के लिए तैयार हो, आप कोचेबल हो, मैं बस एक ही बात कहता हूं कि अगर आप हंग्री हैं, अगर आप विलिंग हैं कि हमको करना है, अगर आप कोचेबल हैं कि आपको कोई सिखा पाए, और अगर आप अवेलेबल हैं, ये चार क्वालिटी जिनमें है सर, उसको अपना 80% टाइम दो। और ये चारों में से जो जिनके अंदर जो क्वालिटी नहीं है, अगर वो आपकी टीम में है भी, तो उनको सिर्फ 20% टाइम दो। मेरा टाइम डिजर्व जो करेगा सर, हम उसी को टाइम देंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी बोलेगा और हम पीछे बैठ के चल देंगे, हाँ चल 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 डेमो करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना सर, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है और कह रहा है कि नहीं नहीं डेमो आपको जीवन भर मेरा करना पड़ेगा, वैसे आदमी को बिल्कुल समय नहीं देना चाहिए। आप पहला डेमो कर रहे हैं और वो सीख रहा है बैठ के ना, समझो ये बंदा सही है, उसको अपना 80% टाइम दो। क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, आप डुप्लीकेशन करके ही आप इस बिजनेस का जो लिवरेज का जो सिद्धांत है उसका मजा ले सकते हो। एक पार्ट और बताऊंगा आपको, एक पार्ट मैंने बताया नेटवर्क मार्केटिंग का। दुनिया में सर जब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जब बना था ना, तो उसको 8वां अजूबा बोला गया था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। जैसे फ्रेंचाइजी सिस्टम बहुत अच्छा है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बताई बेसिक। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी मान लो मनोज भाई, हमारे पास व्हाइट मनी 50 करोड़ हो, व्हाइट मनी मनोज भाई, जी सर। और बैंक में हम फिक्स कर दें, कम से कम इंटरेस्ट तो 5% तो मिल ही जाएगा बिल्कुल। फिक्स में। हाँ बिल्कुल मिलेगा 5। तो हमारा पैसा 20 साल में डबल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है और कम में हो जाएगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है ना, तो मान लो अगर हमारे पास 50 करोड़ हो वाइट, तो कोई काम करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। पैसा डाल दो फिक्स में, डबल हो जाएगा। 50 करोड़ थोड़ी ना 20 साल में खा जाओगे, कितना खाओगे? मजे में जिंदगी जी सकते हो, आप कोई लोग जी भी रहे हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम यही है कि बहुत बड़ा पैसा हो तब ना। अब मेरे पास 1 रुपया है, पता लगा 10 साल में डबल होगा, 20 साल में 4 रुपया होगा, 40 साल में 8 रुपया होगा, तब तक मैं मर जाऊंगा। सही। तो प्रॉब्लम कहाँ है? पैसों की। वरना कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पावरफुल चीज है सर, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए मनोज भाई कि एक दिन में डबल कर दे बैंक, सरकारी बैंक, तो बहुत बड़ा पैसा नहीं भी है, 1 रुपए से भी काम हमारा चल जाएगा। चल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। 30वें 32वें 50वें दिन हम सब अमीर होंगे,
काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ यही दो समस्या है, वरना वो 8वां अजूबा है। समय ज्यादा लग रहा है और पैसा हमारे पास कम है। दोनों में से एक भी चीज ठीक हो जाए ना, तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सर वही मौका मिला है आपको। आप 1 से 2 एक दिन में भी हो सकते हैं, बहुत बढ़िया सर। 4 आप 2 दिन में भी हो सकते हैं, और रॉ मटेरियल की कमी ही नहीं है। 140 करोड़ की जनता है, 800 करोड़ की आबादी है। समझ में बात आई कितना पावरफुल सिस्टम है सर ये। बिल्कुल सही। तो इतने पावरफुल सिस्टम में आके अगर हम सुस्त बैठे हुए हैं, तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर तो आपको कोई बाबा बाबा से झड़वाना चाहिए, ठीक है ना? दिमाग सही हो। तो ये वो बिजनेस है सर, इतना पावरफुल बिजनेस है। अब देखो उस पे भी सोने पे सुहागा क्या है, लेकिन ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हो गया कि हमारा तो 3.25 लाख का एंट्री बैरियर है, यानी टिकट साइज भी बड़ा हो गया। तो अब तो और जल्दी अमीर बन जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें भी कुछ लोग जल्दीबाजी कर रहे हैं, भैया इतना हड़बड़ाओ मत, नहीं तो गड्ढे में गिरोगे। गलत काम कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ठीक है, टीम तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो अब इनका तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि किसी की शादी सर ऐश्वर्या राय से हो जाए, उसके बाद भी इधर उधर ताक झाक करे, तो उसको क्या बोलोगे? मतलब पैसा भी लेके आई, विश्व सुंदरी भी है, और क्या चाह रहे हैं? हाँ? सही बात है। तब वो तो ये कहते हैं ना सर कि वो कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और असफल आदमी के पीछे बहुत सारी महिला का हाथ होता बहुत सारे महिलाओं का हाथ होता है। तो इनेजिक में आप आ गए हो ना, तो ऐश्वर्या राय से शादी हो गई है आपकी। अब इधर उधर मत देखो, इससे अच्छा कुछ है नहीं दुनिया में सर। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मनोज भाई को इससे अच्छा कुछ मिला होता तो इनेजिक में क्यों आते? काफी सालों से है नेटवर्क मार्केटिंग में, इससे अच्छा कुछ है नहीं। और इसके बाद इनेजिक क्यों चुना मैंने, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, आपको लोगों को बताने के लिए, ठीक है? आप तो जानते है। हैं। तो सर तो फिर तुम्हारा ध्यान अगर अब तुम्हारी ऐश्वर्या राय पे नहीं होगा तो दूसरे की राय पे होगा, तो फिर तुम्हारी ऐश्वर्या राय पे कोई दूसरा ध्यान देगा। सही 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 बात है। तो इमेजिक को मैंने क्यों चुना, हम लोगों ने क्यों चुना, लोगों को क्यों चुनना चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। देखो कभी भी ना नई कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हमेशा छोटा बच्चा ही मरता है ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा होती है, बिल्कुल इन्फेंट्स की। देखा होगा आपने, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट की दुनिया हो या नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हो, शुरुआत के 5-10 साल किसी भी कंपनी के लिए क्रूशियल होते हैं। तो जो कंपनी नई नई आई है उसमें आपको कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो इनेजिक आज 50 साल पुरानी कंपनी है, 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। क्योंकि मेरा मानना है सर कि आप जो 3.25 लाख का सामान लेते हैं ना, प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप अपनी लाइफ का 5 साल देने वाले हैं आउट ऑफ 60 ईयर्स, 60-70 साल जो हम जिएंगे, 80 साल जिएंगे, उसमें से 5 साल भी अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो, तो वो टाइम बहुत महंगा है। वो मेरा 20 साल खराब हुआ है, 15 साल खराब हुआ है, ठीक है? तो वो टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए किसी भी नई कंपनी में हाथ नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई कंपनी आईडीएसए और डीएसए में नहीं है, इंडिया में सिर्फ 19 कंपनियां हैं सर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर, उनमें अगर कोई कंपनी नहीं है, तो हो सकता है कि आपकी दुर्घटना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंपनियां गलत है जो उसमें नहीं है, लेकिन हम चांस क्यों लें? हमें चांस नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात, कि कभी भी सस्ता प्रोडक्ट मत बेचो। क्योंकि मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से सीखा है सर कि टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों सेम लगता है, महंगा बेचो चाहे सस्ता बेचो। इसीलिए आज भी फॉर्च्यून 500 की जो ग्लोबल कंपनीज है ना, उसमें कोई भी साबुन तेल वाली कंपनी नहीं है।
उसमें रियल एस्टेट की कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनियां हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाली कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि उनका टर्नओवर जल्दी बड़ा हो जाता है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनर्जी के बारे में, लेकिन ये 3-4 पॉइंट अगर आप लोगों को कवर कर पाते हो कि आपको क्यों इनर्जी करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल प्रोडक्ट। कई कंपनियों में ना हर दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग ही चलता रहता है। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट का ट्रेंड हो जाता है 10 दिन में। हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने थोड़ी आए हैं यार, पैसा कमाने आए हैं। कई कंपनियों में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, रोज ट्रेनिंग करते हैं। और पांचवी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रीपर्चेज इज अ मिथ। रीपर्चेज एक झूठ है सर। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, किसी भी कंपनी में रीपर्चेज नहीं होता है। रीपर्चेज उतने ही लोग करते हैं ना जिनको पैसा चाहिए। आज जो एमवे छोड़ के इनेजिक में आ गया ना, एमवे का साबुन नहीं लगा रहा है सर। अगर इतना ही रिपर्चेज होता तो अभी भी साबुन लगा रहा होता ना। आज जो मोदी केयर छोड़ के आ गया है, मोदी केयर का सामान उसके घर में नहीं आ रहा है। जब तक काम कर रहा था तभी तक आ रहा था। लेकिन इनर्जिक का बिजनेस ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा है कि आप छोड़ बिजनेस नहीं भी करेंगे ना, पानी तो इनर्जिक का ही पियेंगे आप। कैंगन वाटर ही पीने वाले हैं। और इससे भी बड़ी बात सर, हम किसी की आदत नहीं बदल रहे हैं। आप पहले भी पानी पीते थे, हम अभी भी आपको पानी पीने ही बोल रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों के जो प्रोडक्ट है ना, वो कुछ ना कुछ आदत बदलने वाले प्रोडक्ट है, और लोगों की आदत बदलना सबसे मुश्किल काम है। और इसीलिए 99% लोग असफल हुए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि आदत बदलना आसान नहीं है। आपकी वाइफ अगर टाटा का चाय पत्ती पीती है ना, या आपकी माता जी, और आप कितना भी कोशिश करोगे माता जी आरसीएम का पी लो बहुत बढ़िया है, जन्म जन्म लग जाएगा आदत बदलने में। पति बदल देगी वो सर। हाँ जी। पति बदल देगी सर, चाय बदलने के बजाय तभी हो जाएगा। सही सही बात। सही बात है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनर्जी वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है। ठीक है। और महंगा होना सर यूएसपी है हमारा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर ये महंगा नहीं होता ना तो मैं नहीं बेच रहा होता। ठीक है। महंगा होना हमारा यूएसपी है। बहुत बढ़िया सर। महंगे होने की वजह से ही हम लोग दिमाग में छाप छोड़ पाते हैं लोगों के। जिसको भी डेमो दिया है ना आपने, यहाँ से 4 साल पहले, 3 साल पहले, सबके दिमाग में कुछ भी याद ना हो, एक बात याद है, 3 लाख। उसके दिमाग में इंप्रेशन है 3 लाख का, इसलिए वो यूएसपी है। ये मेरा क्वेश्चन है कि यदि हम लोग सोसाइटी को 3 क्षेत्र में बांट दें, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, मतलब लोअर मिडिल, मिडिल एंड अपर मिडिल, तो लोअर मिडिल, अपर और मिडिल तो ठीक है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है उसके पास पैसा है, उसे समझ में भी आ रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, मेरे काम की चीज है, फैमिली के सामने भी उसे लग रहा है कि मेरे पास होना चाहिए, लेकिन वो पैसा छोड़ नहीं पाता है। तो अकॉर्डिंग योर एक्सपीरियंस, क्या कोई ऐसे कोई कोई बातें हैं, ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको बोले और उन्हें लगे कि नहीं यार ये मुझे लेना चाहिए? देखो सर, मैं ना पहली बात तो आप जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, समाज को हिस्सों में मत बांटिए। 3 भाग में बांटने में झूठ का डाटा बनाना पड़ेगा, ये मिडिल क्लास, वो मिडिल, एमबीए में जो फालतू का पढ़ाया जाता है ना। और कहीं देखो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते बेचते बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तो जिंदगी में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है ना सर, वो ये कहते हैं मेरे कि आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो सुनता है उसको सुनाओ, जो लेता है उसको बेचो। कोई आज लेगा, कोई कल लेगा। और इसके ऊपर ना मैं सर आपको एक बहुत बड़ा, अभी अच्छा क्वेश्चन दिया आपने, इसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा याद आ गया। नोट कर लीजिएगा सर, बिल ब्रिट के बारे में। जी जी जी। बिल ब्रिट के बारे में नोट कर लीजिएगा। बिल ब्रिट उस जमाने में उन्होंने एमवे में पूरे वर्ल्ड में झंडे गाड़े थे, जिस समय नेटवर्क मार्केटिंग समझाना बहुत बड़ी बात थी। आज तो अच्छा या बुरा कुछ कंपैरिजन है ना आपके दिमाग में, श्योर। इस समय कुछ नहीं था सर। और बिल ब्रिट ने कहा है, जब वो बहुत सफल हो गए, अरबपति खरबपति हो गए, तब उन्होंने एक बात कही कि मैंने 1200 लोगों को टच किया। नोट कीजिएगा जिनको भी नोट करना है, 1200 लोगों को मैंने टच किया, जिसमें से 900 लोगों ने मुझे मना कर दिया। जी। बैठना ही नहीं, देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। 300 लोगों को जब उन्होंने बताया,
तो उनमें से 85 लोगों ने कहा कि ठीक है करते हैं, बाकी 215 ने कहा कि मेरे को नहीं करना है। और उन 85 लोगों में से सिर्फ 35 लोग ऐसे निकले जो थोड़े सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर निकले, जो कुछ दूर जी। तक गए। और उनमें से सिर्फ 11 लोगों ने सर इनको अरबपति बना दिया। बिल्कुल सही। ग्रेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है सर कि वी आर इनटू नंबर गेम। हम नंबर गेम में हैं। हमारे पास कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि हर आदमी को हम आज कन्वर्ट कर देंगे, नहीं कर सकते। जी। कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे आप किसी भी आदमी से पैसा निकलवा लोगे, बिजनेस करा लोगे, ऐसा कुछ नहीं। हमको नंबर में खेलना है। तो श्योर। बिलब्रिट का जमाना था सर, और वो जमाना कुछ और था। आज आपको 1200 लोगों को टच करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 300 लोगों को टच करो, आपको वो 11 लोग मिल जाएंगे जो आपको अमीर बना देंगे। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सही सही। रमेश जी, यहाँ मैं आपको एक चीज और ऐड कर दूं कि आपने देखा होगा कई लोगों से पैसे का मोह नहीं छूटता है, प्रॉपर्टी का मोह नहीं छूटता है, बिल्कुल पकड़ कर बैठे ही रह जाते हैं। तो भगवान भी उनको फिर अगले जन्म में क्या है, वो कुत्ता बना के उसी प्रॉपर्टी पे बिठा देता है वापस से। आप देखना, हर घर के बाहर एक कोई कुत्ता बैठा रहता है, उसको आप कितना भी भगाओ वो जाता नहीं है वहां से, है ना। आप भगा के दूसरे मोहल्ले में भी छोड़ के आ जाओगे, वो वापस वहीं आके बैठ जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मेरे घर के बाहर भी 2-3 कुत्ते बैठे ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जमीन उसी की उनकी यार। तो हाँ। क्या है कि नहीं छोड़ पाते हैं, तो वो भगवान फिर दया खाता है, उसको फिर बिठाता है। तो वो वहीं बैठा रहता है, निगरानी करता रहता है, इधर उधर देखता रहता है, मेरी जमीन कोई ले नहीं ले, मेरा मकान कोई ले नहीं ले। तो कभी भी कोई घर के बाहर अगर ऐसा डॉगी बैठा रहे, तो उसको यही समझना कि यही मालिक था इस जमीन का, तुम जबरदस्ती आ गए उधर। तो वो उसका मोह माया जो है ना, वो छूटता नहीं है। तो रोटी डाला करो जो आगे बैठा रहता है ना, आपके घर के आगे। ऐसे हाँ, हर जगह है, जी। हर बिल्कुल। हर मोहल्ले में। और उनके आसपास उनको कोई मोबाइल वोबाइल नहीं होता, उनके आसपास उनका कोई कम्युनिकेशन भी नहीं आपस में। कुत्तों की मानसिकता वैसी रहती, तो वो छूटता नहीं है ना मोह। तो फिर भगवान दोबारा जन्म देता है उसको। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। सर। थैंक यू।